नमस्कार। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि भारत की प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में एक महत्वपूर्ण सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता मानी जाती है। इस सभ्यता को हम नदी घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं और इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं और इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। नामकरण को लेकर के मुख्य बात यह है कि ये जितनी भी सभ्यताएं थी वो किसी न किसी नदी के किनारे पर विकसित हुई थी। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश जो नगर थे वो सिंधु नदी के तट पर स्थित थे, इसीलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा की सभ्यता इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम खोजा गया जो स्थल था वो हड़प्पा था। 1921 में सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अब हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि ये सभ्यता कितने भूभाग पर विस्तृत थी। तो इसका जो विस्तार था, इसका जो एक्सपेंशन था, वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। और ये जो 13 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया है, इस 13 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, अगर हम ऐसा भौगोलिक इसका वर्गीकरण करें तो इस सभ्यता का सबसे जो पूर्वी भाग था वो आलमगीरपुर था। आलमगीरपुर नगर वर्तमान में उत्तर प्रदेश में ये जगह थी। और इसका सबसे पश्चिमी जो सिरा था, पश्चिमी जो सीमा इसकी थी, वो सुतकागेंडोर वर्तमान में बलूचिस्तान में जगह है। और इसका जो उत्तरी हिस्सा है, उत्तर में इसका विस्तार मांडा में था, जो वर्तमान में जम्मू में स्थित है। और इसका सबसे दक्षिणी जो भाग है, सबसे दक्षिण में इसका जो विस्तार है वो देमाबाद महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। इस प्रकार से ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में इसका जो भौगोलिक विस्तार है और वो लगभग जो पूरा एरिया आता है, पूरा क्षेत्रफल आता है, वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर आता है। अब ये सभ्यता बसाने वाले लोग कौन थे? पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिन्होंने इस सभ्यता को बसाया। तो बहुत सारे इतिहासकारों ने इसके लिए अलग अलग तर्क दिया है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें माना जाता है वो ये कहा जाता है कि द्रविड़ प्रजाति के लोगों के द्वारा इस सभ्यता को बसाया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी, ये पूर्ण रूप से नगरीय सभ्यता थी। अर्बन सिविलाइजेशन कहा जाता है इसको, क्योंकि इस समय में अनेक नगरों की स्थापना हुई थी। और सिंधु घाटी के अनेक नगरों में से 3 नगरों को महानगर भी कहा गया है। ये जो 3 नगर है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और तीसरा है धौलावीरा, इन तीनों को महानगर की संज्ञा दी गई है। और आगे जैसे हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से टाउन प्लानिंग के तहत, यानी नगर नियोजन पूर्ण रूप से करके इनको व्यवस्थित रूप से बसाया गया है। तो यहाँ पर निष्कर्ष यही है कि द्रविड़ प्रजाति के लोग थे जिन्होंने इस सभ्यता को बसाया। अब ये जो सभ्यता है, इसका कालखंड क्या था, इसके लिए भी बहुत अलग अलग तर्क दिए गए हैं। लेकिन सबसे जो ऑथेंटिक तर्क माना गया है, जो कार्बन 14 के द्वारा, C14 के द्वारा इसका जो समय निकाला गया है, 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 2000 ईसा पूर्व के बीच में ये सभ्यता बसी हुई थी। यानी 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 2000 ईसा पूर्व तक ये अपने पूर्ण विकसित काल में थी। लेकिन इसका जो C14 से समय पूरा निर्धारित होता है वो 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक का समय आता है। यानी 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में ये सभ्यता जो है वो अस्तित्व में थी। और इस सभ्यता का जो पूर्ण, जिसको कहते हैं पूर्ण विकास का काल, कंप्लीटली डेवलप्ड फॉर्म जो था सिविलाइजेशन का, वो 2200 ईसा पूर्व से लेकर के 2000 ईसा पूर्व का समय, जिस समय में इसके नगर जितने भी है वो एक विकसित अवस्था के अंदर मिले हैं, ये इसका समय बताया गया है। इस प्रकार से देखा जाए तो ये एक सुव्यवस्थित, सुनियोजित तरीके से बसाई गई सभ्यता है। और जैसा कि मॉर्टिमर व्हीलर ने भी कहा है और अर्नेस्ट मैके भी कहते हैं कि इसके नगर नियोजन को देखें और यहाँ के लोगों का
की जो व्यवस्था देखें हम, तो उसे देख करके ऐसा लगता है कि अगर उस सदी में, उस समय में अगर दो चीज़ों का ये आविष्कार कर लेते, इलेक्ट्रिसिटी और कंप्यूटर, तो आज की 21वीं सदी से भी कई गुना एडवांस्ड होते हैं। तो इस प्रकार से एक सुनियोजित तरीके से बसाई गई ये सभ्यता थी। अब इस सभ्यता के जो अलग अलग नगर है, उन अलग अलग नगर की अलग अलग विशेषताएं थी, और वहाँ से कुछ अलग अलग जो उत्खनन में हमें सामग्री प्राप्त हुई है, उसके आधार पर एनालिसिस किया गया है, विश्लेषण किया गया है। तो उसके बारे में भी हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ छोटा, जैसे राजनीतिक जीवन, इनका पॉलिटिकल लाइफ की जो बात आती है, तो इस सभ्यता के लगभग सभी नगरों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। एक को पूर्वी टीला और एक को पश्चिमी टीला कहा गया है। पूर्वी टीला जो है, पूर्वी टीले के अंदर आम लोगों के निवास के लिए आवास बनाए गए थे, और जो पश्चिमी टीला है वहाँ पर कुछ बड़े बड़े भवन प्राप्त होते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो बड़े भवन हैं वहाँ पर इनका राजा, जो पूरी व्यवस्था की देखभाल करता है, ऐसे राजा या ऐसे व्यक्ति जो वहाँ का अधिपति रहा होगा या वहाँ का प्रशासक रहा होगा, उसके लिए वो आवास मिलते हैं। तो ये लगभग इसके सभी नगरों में इस प्रकार का हमें विभाजन देखने को मिलता है। दूसरी बात कि इतनी सुव्यवस्थित तरीके से, जैसा हम जानते भी है, आगे हम पढ़ेंगे भी, कि ड्रेनेज सिस्टम इतना बैलेंस्ड तरीके से इन्होंने व्यवस्थित किया था, जिसको नाली व्यवस्था कहते हैं। भवनों का निर्माण, पक्के मकानों का निर्माण, पक्की ईंटों का प्रयोग, और ईंटों का निर्माण भी बिल्कुल विन्यास के साथ में एक रेशो उसमें तय किया जाता था, और साफ सफाई, डस्टबिन, सब कुछ हम देखें तो इतना व्यवस्थित रूप से अगर कोई नगर बसा है, तो निश्चित तौर पर यह कहा जाता है कि उस नगर के प्रशासन को चलाने के लिए कोई न कोई शासक जरूर रहा होगा। यहाँ भी निष्कर्ष के तौर पर ये निर्णय लिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो राजा था, जो शासक था, वो वणिक वर्ग से था, क्योंकि व्यापार वाणिज्य के अंदर बहुत ज़्यादा उन्नति हुई थी, और उसी व्यापार वाणिज्य में प्रोग्रेस के कारण ये सभ्यता जो है वो अपने समय में बहुत ही गौरवमयी सभ्यता मानी जाती है। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी, उसका राजनीतिक जीवन में हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के ये किसी न किसी एक व्यापारी वर्ग के हाथों में था। और हम अगले हमारे वीडियो में विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इस सभ्यता के अंदर विभिन्न आयाम स्थापित हुए, इसके नगरों की मुख्य मुख्य विशेषताओं पर बात करेंगे। धन्यवाद।